हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका श्रृंखला आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा है एक ऐसा सीरीज जिसमें हम लोग कुछ रैंडम टॉपिक्स को उठा करके डिस्कस करते हैं ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है भोपाल रियासत। तो आज हम लोग भोपाल रियासत के बारे में शुरू से लेकर पूरा आखिरी तक पढ़ेंगे, यानी कि जब स्थापना हुई वहां से लेकर के कहां तक, जब तक कि इसका विलय भारत में नहीं हो गया है तब तक पूरा पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल, आप लोगों को पता है, भोपाल रियासत और भोपाल दो डिफरेंट चीज है। तो भोपाल की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो परमार राजा भोज ने की थी, है ना। भोपाल या भोजताल, है ना, भोजताल आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग भोपाल रियासत पढ़ रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं ना। चलिए, तो भोपाल रियासत बेसिकली ऐसी रियासत है जो क्या है, एक मुस्लिम रियासत है ना। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र इतनी लंबी चलने वाली या इतना लंबी लाइन वाली क्या है, मुस्लिम रियासत है। इनको आप लोग इस नाम से भी जानते होंगे, इस रियासत को, कि किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये किस चीज के लिए? महिला नवाब होने के कारण भी बहुत फेमस है ना, हाईलाइटेड रहता है। क्योंकि यहाँ पे नवाब जो है बेगम्स एरा बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। तो अगर भोपाल रियासत की बात करें तो शुरुआती दौर कहाँ से शुरू हुई, क्या चीजें हैं? तो एक व्यक्ति का नाम आएगा, उसका नाम है दोस्त मोहम्मद। क्या नाम है? दोस्त मोहम्मद। तो ये जो दोस्त मोहम्मद था, ये एक अफगानी मूल का व्यक्ति था। कहाँ का था? अफगानी मूल का व्यक्ति था। ये बेसिकली क्या था? सैन्य अधिकारी था औरंगजेब के टाइम पीरियड पे। औरंगजेब से मिला, औरंगजेब इससे काफी इम्प्रेस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि सैन्य अधिकारियों का जो काम होता है, डिफरेंट जगह इनको भेजते थे। किस चीज के लिए? सैन्य विजय के लिए, कि अलग अलग जगह जाओ, है ना, आक्रमण करो, ठीक। तो उसी तरह से उसी लाइन पे इसको कहाँ भेजा गया? इसको मालवा भेजा गया। और मालवा में ये आया सबसे पहली बार, ठीक है। किसके कहने पर? औरंगजेब के कहने पे औरंगजेब ने इसे भेजा था। तो यहाँ पे इसने विजय प्राप्त की। फिर उसके बाद ये थोड़े दिन यहाँ पे रहा, फिर वापस लौट गया। उसके बाद फिर ये दोबारा मालवा आया। तो ये आसपास के क्षेत्र जो था, जो ये जीत रहा था, ये इसके पास थे ऑलरेडी, ठीक है, थोड़े बहुत। फिर उसके बाद इसको जो मेजरली जो लाइफ चेंजिंग चीज हुई है वो हुई है रानी कमलापति से। तो रानी कमलापति का नाम आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा। कौन है? तो जो नाम भोपाल रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदल के रानी कमलापति किया गया, वही है वो, ठीक है। तो रानी कमलापति बेसिकली एक गोंड शासिका थी, ठीक है। इनके पति का नाम था निजाम शाह। तो निजाम शाह की हत्या जो थी वो चैन सिंह ने कर दिया था। चैन सिंह उनका भतीजा था, ठीक है, निजाम शाह का। वो चाहता था गद्दी, ठीक है। तो इसके बाद रानी थोड़ा सा डर गई। रानी को ऐसा लगा कि जैसे इसने मेरी पति की हत्या कर दी है, हो सकता है आगे चल करके अब इसका जो टारगेट हो वो मेरा बेटा हो। क्यों? क्योंकि उसको तो चाहिए गद्दी। तो उन्होंने हायर किया दोस्त मोहम्मद खान को, ठीक है। किस चीज के लिए? तो किसके लिए? तो मरवाने के लिए, ठीक है, चैन शाह को, जैसे कि उनकी बेटे की रक्षा हो सके। तो मोहम्मद खान को हायर किया, तो यानी ऑब्वियसली कुछ पैसों की बात हुई होगी, ठीक है, कुछ अमाउंट की बात हुई होगी। तो दोस्त मोहम्मद खान ने वही किया जो जिस चीज के लिए इसे हायर किया गया था। इसने क्या किया? इसने खत्म कर दिया, मार डाला चैन शाह को। अब काम तो हो गया, लेकिन रानी के पास उस टाइम उतना धन नहीं था जितने पे बात हुई होगी, ठीक है। तो रानी ने क्या किया? एक अपने एरिया का, गोंड का जो साम्राज्य था उसका एक छोटा सा एरिया, जो कि क्या था? भोपाल किसको दे दिया? इसे दे दिया दोस्त मोहम्मद खां को। तो अब इस तरह से थोड़े बहुत और एरिया इसके पास थे ही। अब इसके पास क्या आ गया? भोपाल भी आ गया। तो यहीं से शुरुआत होती है अब भोपाल रियासत की। तो संस्थापक कौन हो गया भोपाल रियासत का? दोस्त मोहम्मद खां। तो ये तो थोड़ा पहले की कहानी थी दोस्त मोहम्मद खान का बैकग्राउंड जानने का। जो हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू करने वाले हैं वो हम लोग दोस्त मोहम्मद खान से ही पढ़ना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। तो मुगल काल में भोपाल पर ऑब्वियसली मुगलों का आधिपत्य था पूरे एरिया में। अकबर ने 15 सूबे बनाए थे, उसमें से एक मालवा भी था, और मालवा के अंडर क्या आता था? भोपाल आता था,
ठीक। सैन्य अधिकारी इनका दोस्त मोहम्मद खां अफगानी मूल का था, जो कि इस क्षेत्र में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसने भोपाल रियासत की स्थापना कर ली। अब भोपाल वाला एरिया जो गोंड्स के पास था वो भी इसको मिल चुका था। ठीक है, कब? 1723 में इसने स्थापना की। अब आते हैं एक एक करके, अब जो जो रूलर आते जाएंगे उनको पढ़ते जाएंगे। तो जो सबसे पहले हैं वो है दोस्त मोहम्मद खां। टाइम पीरियड की बात करें तो 1723 से लेकर के 1726 का क्या है, इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये अफगानी मूल का था, महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया बढ़ाने की इच्छा रखने वाला, अपना किंगडम साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो आरंभ में मुगल सेना से जुड़ा, लेकिन बाद में इसने भोपाल में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की 1723 में। भोपाल राज्य के बाद इसने जगदीशपुरा का नाम बदल करके क्या नाम रख दिया? इस्लाम नगर रख दिया। और इस्लाम नगर रख के इसको क्या बना लिया? अपना कैपिटल बना लिया। किसको? इस्लाम नगर को। फिर हालांकि आगे चल के इसने फिर अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी, चेंज कर दी, और फिर क्या बना दिया? फतेहगढ़ को राजधानी बना दी। लेकिन शुरुआती टाइम पे किसको राजधानी बनाया था इसने? इस्लाम नगर। ठीक है, बेसिकली वो क्या था? जगदीशपुरा था, उसका नाम चेंज किया इस्लाम नगर। ठीक है, तो भोपाल के संस्थापक बनने के लिए इसने क्या चीज किया? तो जो मैंने बोला था औरंगजेब ने इसको यहाँ पे भेजा था युद्ध करने के लिए मालवा में, वो ये वाला युद्ध है। 1704 में इसने ग्वालियर के निकट तरजी बेग को हराया था। तो तरजी बेग के खिलाफ ही औरंगजेब ने इसको सबसे पहली बार यहाँ पर भेजा था। ठीक है, इसने भेलसा के मोहम्मद फारूक को भी हराया था। महलपुर, ग्यारसपुर, अंबापानी, सांची, इच्छावर, सीहोर, सब जगह इसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और रानी कमलापति के सहयोग से चैनपुर बाड़ी पर भी विजय प्राप्त कर लिया इसने, क्योंकि चैन शाह को हराया तो उसका चैनपुर बाड़ी पूरा मिल गया था। ठीक है, बैरसिया पे भी इसने कब्जा किया। ठीक, अब देखते हैं स्थापत्य, यानी इसने क्या क्या चीजें बनवाई। अभी हम लोग क्या देखे? इसकी सैन्य से रिलेटेड जो चीजें थी, जो इसने जीता, जिसको हराया, वो सारी चीजें देखी हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे इसने क्या क्या चीजें बनवाई है। ठीक, तो भोपाल में इसने बड़ी झील के पास बनवाया है फतेहगढ़ किला, तो फतेहगढ़ फोर्ट बनवाया है। इसके अलावा भोपाल को गढ़ी के रूप में तब्दील करवा दिया इसने पूरे। 2.5 सीढ़ी मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। आप लोगों को पता है कहाँ पे? 2.5 सीढ़ी मस्जिद भोपाल में ही है। और यह क्या थी? यह भोपाल की पहली मस्जिद है। यह भोपाल की पहली मस्जिद है। कौन सी? 2.5 सीढ़ी मस्जिद। ठीक, अब दोस्त मोहम्मद खान के बाद आता है इसका बेटा। इसका बेटे का नाम है यार मोहम्मद खान, जो कि क्या था? इसका बड़ा बेटा था। ठीक, तो वो अगला शासक बनता है। हालांकि इसके पहले दोस्त मोहम्मद खान ने क्या कर दिया था? इस अपने छोटे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था। और यार मोहम्मद खान जो था वो निजाम के दरबार में था। ठीक है, तो वो वहां पे था, तो इसने छोटे बेटे को बोल दिया कि भाई ये राजा है नेक्स्ट। तो फिर दोस्त मोहम्मद खान ने निजाम से बोला कि भाई कौन बनता है उत्तराधिकारी? तो कौन बनता है? बड़ा बेटा बनता है, और बड़ा बेटा मैं हूं। तो वो निजाम के हेल्प से आया, अपने छोटे भाई को गद्दी से हटाया, और उसके बाद फिर यार मोहम्मद खान यहाँ का क्या बन गया? नेक्स्ट रूलर बन गया, शासक बन गया। ठीक है, तो इसलिए हालांकि थोड़े टाइम के लिए बीच में उसका भाई भी था, लेकिन जो नेक्स्ट एक्चुअल रूलर हुआ वो कौन हुआ? यार मोहम्मद खान, क्योंकि उसको तो तुरंत हटा दिया गया, सिर्फ डिक्लेयर ही उत्तराधिकारी किया गया था उसको दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा, है ना। तो ये दोस्त मोहम्मद खान का बड़ा बेटा था। इसने निजाम की सेवा में आके शासन संभाला एवं इस्लाम नगर को अपनी राजधानी बनाई। तो इसने फिर से इस्लाम नगर को राजधानी बना ली, जैसे कि दोस्त मोहम्मद खान ने शुरुआत में इस्लाम नगर को बनाया था, फिर बदल के फतेहगढ़ कर लिया। तो ये आया और इसने फिर से अपनी कैपिटल किसको बना दी? इस्लाम नगर को बना दी। ठीक है, मराठों के साथ इसका निरंतर संघर्ष बना रहा। ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड कौन सा वाला है? मराठों के एक्टिव रहने वाला टाइम पीरियड है, यानी जब मिडिवल खत्म हो रहा है, मॉडर्न आ रहा है, ये बीच वाला टाइम पीरियड है ना। सभी परेशान थे इस टाइम मराठों से, जो भी वंश थे जहां पे भी थे सब परेशान थे, है ना, मराठों से। ये भी परेशान थे।
तो इसी क्रम में मराठों को रोकने के लिए निजाम जो है वो भोपाल आए और भोपाल का युद्ध हुआ। ठीक है, तो निजाम से इनकी हेल्प के लिए, किसकी, यार मोहम्मद के लिए, या फिर बोल सकते हैं भोपाल रियासत के हेल्प के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे लगातार बार बार क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे मराठास। तो यही युद्ध हुआ जो कहलाया भोपाल का युद्ध। तो भोपाल का युद्ध किसके किसके, निजाम और किसके मध्य हुआ, मराठास के मध्य हुआ। ठीक, 1737 में मराठा और निजाम के मध्य यह संघर्ष हुआ। मराठा क्या हुए, विजयी रहे, निजाम पराजित हुए। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इस समय जो पावरफुल चल रहे थे वो मराठास ही सबसे ज्यादा पावरफुल चल रहे थे इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, दोनों पक्षों के मध्य दौरा सराय की संधि हुई। तो संधि का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके 2 मार्कर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाए कि डायरेक्ट लिखा रहे भोपाल का युद्ध, तो क्या क्या मेंशन कर देंगे, किसके किसके मध्य युद्ध हुआ है, किस ईयर में हुआ है। ठीक है, इसके बाद युद्ध का परिणाम क्या था और संधि कौन सी हुई, तो दौरा सराय की संधि। ठीक है, और ये बिल्कुल प्रीलिम्स में भी आने के ऐसे क्वेश्चन चांस रहते हैं, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है तो बिल्कुल आ सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं नवाब फैज मोहम्मद खान। किसके बाद, यार मोहम्मद खान के बाद आते हैं फैज मोहम्मद खान। इनका टाइम पीरियड है 1742 से लेकर के 1777 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, यार मोहम्मद खान के सबसे बड़े वो बेटे थे फैज मोहम्मद खान। इनको सूफी नवाब भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, है ना, धर्म से इनका काफी जुड़ाव था, इसीलिए इनको बोला जाता था सूफी नवाब। आरंभ में अल्प वयस्क व धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण अब शुरुआत में जब इनको गद्दी मिली, क्योंकि यार मोहम्मद थोड़ा जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी और ये अल्प वयस्क थे शुरुआत में, तो इनकी माता ने, इनकी माँ ने, क्या नाम था, मामोला बीवी ने इनको पूरी तरह से गाइड किया, पूरी ट्रेनिंग दी इनको। यानी इनके ऊपर जो बोला जाए पूरा प्रभाव किसका था, तो इनकी माँ मामोला देवी का था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूरा क्लियरली प्रभाव दिखाई देता था इनकी माँ मामोला देवी का। ठीक है, और इनके ऊपर भी, इनके व्यक्तित्व के ऊपर भी। इसी के समय मराठा आक्रमण के चलते, अब मराठास तो कंटिन्यू आक्रमण कर ही रहे थे, इंक्रीज भी हो रहे थे। क्यों, क्योंकि हर जगह जाकर के जीत जा रहे थे मराठास, है ना। तो इन्हीं के समय मराठा आक्रमण के चलते सीहोर व सुजालपुर मराठों के आधिपत्य में चला गया। तो सीहोर और सुजालपुर इनके हाथ से निकल गया और मराठों के पास चला गया। ठीक है, इनका पहला दीवान विजय राम था, जो बाद में घासी राम को अपना दीवान बनाया। तो शुरुआत में इन्होंने अपना दीवान विजय राम को बनाया और बाद में आगे चल के इनके दीवान थे घासी राम। ठीक, घासी राम जो थे उन्होंने गौ हत्या पे प्रतिबंध लगवा दिया था कि भाई कोई यहाँ पे गौ हत्या नहीं करेगा। अब क्या था, इनके चाचा यानी किसके, फैज मोहम्मद खान, क्योंकि यार मोहम्मद खान की जब मृत्यु हुई तो ये क्या थे, छोटे थे, अल्पवयस्क थे। ठीक है, हालांकि गद्दी पे बैठ गए और किसने सब कुछ संभलवाया, मामूला देवी ने, बीबी ने, जो कि इनकी माँ थी और मोहम्मद और किसकी, यार मोहम्मद की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही यार मोहम्मद की मृत्यु हुई, ऑब्वियसली उनके भाई की महत्वाकांक्षा थोड़ी सी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अब गद्दी तो मुझे मिलेगी। क्यों, क्योंकि फैज मोहम्मद छोटा है। ठीक, तो फैज मोहम्मद और इनके चाचा सुल्तान मोहम्मद के बीच में थोड़ा सा क्या चली, इस कारण से उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, थोड़ा कसाकसी चली, है ना। हालांकि इस उत्तराधिकारी युद्ध में ऑब्वियसली फैज मोहम्मद जीत गए, इसीलिए फैज मोहम्मद को गद्दी मिली। यानी यार मोहम्मद के बेटे फैज मोहम्मद जीत गए और उनके भाई सुल्तान मोहम्मद खान क्या हो गए, हार गए। और इस युद्ध का नाम था ईदगाह मैदान युद्ध, जो कि हुआ था 1742 में। ठीक है, हालांकि ये हार गए थे, लेकिन इनकी माता थी जो किसकी, फैज मोहम्मद खां की मामूला बीबी, इन्होंने बोला कि थोड़ा सा भाई एरिया अपने चाचा जान को दे दो, ये भी रहें खाएं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, अपनी माँ के कहने पर फैज मोहम्मद खान ने क्या कर दी, थोड़ा सा एरिया जो है वो अपने चाचा को भी दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा एरिया, उस टाइम पे जागीर वर्ड यूज करते थे। ठीक है, अपने चाचा को उन्होंने प्रदान कर दिया, दे दिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, फैज मोहम्मद खान की बात हो गई। ठीक, अब फैज मोहम्मद खान के बाद जो आते हैं वो है नवाब हयात मोहम्मद खान।
हयात मोहम्मद खान का टाइम पीरियड है 1777 से लेकर के 1808 तक का। ऑब्वियसली ये फैज मोहम्मद खान के क्या थे, ये फैज मोहम्मद खान के क्या थे, भाई थे हयात मोहम्मद खान। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर भाई थे तो थोड़ा सा उत्तराधिकार का तो युद्ध होगा ही। क्यों? क्योंकि बेसिकली कौन बनता है, बेटा बनता है ना, तो क्या होगा, उत्तराधिकार का युद्ध तो होगा ही। तो इनका युद्ध किससे हुआ, सहेला बेगम से उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। ठीक है, सहेला बेगम से इनका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, किसका, हयात मोहम्मद खान का। इन्हीं के टाइम पे अव्यवस्था का लाभ उठा के जब आपस में ही लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ लड़ रही है, उनका भाई लड़ रहा है, वाइफ लड़ रही है कि भाई बेटे को गद्दी मिले, भाई लड़ रहा कि भाई मुझे गद्दी मिले, तो ऑब्वियसली क्या है, अव्यवस्था फैल गई है पूरी जगह, है ना। तो इस अव्यवस्था का ठीक है, चलिए, तो इन्हीं के टाइम पे अब क्या हो गया, अब युद्ध हो रहा आपस में, भाई लड़ रहा राजा बनने के लिए, गद्दी पाने के लिए, पत्नी लड़ रही भाई कि भाई बेटे को मिलना चाहिए। तो आपस में उत्तराधिकार का अगर युद्ध हो रहा है तो क्या है, राज्य में अव्यवस्था तो फैल ही जाएगी। तो इसी अव्यवस्था का लाभ उठा के शरीफ खान ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, लेकिन फंदा के युद्ध में नवाब की सेना ने शरीफ खान को हरा दिया। ठीक, अब फतेहगढ़ किले की इन्होंने मरम्मत कराई। काम क्या क्या कराया, तो फतेहगढ़ किले की क्या कराई इन्होंने, मरम्मत कराई। ठीक, इसके बाद आते हैं जस्ट गौस मोहम्मद खान, किसके बाद, हयात मोहम्मद खान के बाद। ठीक, अब हयात मोहम्मद खान आ गए हैं। ठीक है, अब हयात मोहम्मद खान आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब उन्हीं का वंश जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा, है ना। नहीं तो अभी बड़े भाई का वंश बढ़ रहा होता, अब शिफ्ट हो गया इधर की साइड। ठीक है, तो अब जो नाम आ रहा है वो आ रहा है गौस मोहम्मद खां का। टाइम पीरियड है 1808 से लेकर के 27 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले वजीर पद का सृजन किया और अपने वजीर के पद पे जिसको नियुक्त किया वो है मोहम्मद खान। अब मोहम्मद खान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है क्योंकि इनका नाम आगे भी आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। किसका नाम, मोहम्मद खां का। ठीक है, इसने मामला बीबी के कहने पर दीवान छोटे खां को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब क्या हुआ, अब मोहम्मद खां का एक बेटा था, इसका नाम था नजर मोहम्मद, नजर मोहम्मद। ठीक है, और ये जो गौस मोहम्मद खान था, इनकी सिर्फ एक पुत्री थी, इनको कोई भी पुत्र नहीं हुआ, सिर्फ क्या थी, एक बेटी थी और बेटी का नाम था गौहर खान। ठीक, तो अब क्या किया, मोहम्मद खान ने लगाया थोड़ा सा दिमाग। इसने सोचा कि भाई अब क्या है, जो नवाब है उनका कोई बेटा तो है नहीं, सिर्फ एक बेटी है, तो क्या करूं मैं, इसका विवाह अपने बेटे नजर मोहम्मद का विवाह किससे करा दूं, गौहर खान से अगर करा दूं तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, नवाब बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका कोई बेटा तो है नहीं। तो ठीक है, तो इसी दिमाग के साथ इसने क्या किया, अपने पुत्र नजर मोहम्मद का विवाह गौस मोहम्मद की पुत्री गौहर बेगम से कराया, ताकि आगे चल के नजर मोहम्मद को नवाब बनने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब जो पीढ़ी आ गई, शिफ्ट हो गई, वो अब किसकी पीढ़ी आ जाएगी, नजर मोहम्मद की। क्यों, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सुल्तान है वो कौन आ गया, नजर मोहम्मद क्या बन गया, सुल्तान बन गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो नवाब है वो है नजर मोहम्मद खान। ठीक है, अब आपको देखने को ये मिलेगा लगातार, अब क्योंकि शुरू होने वाला है बेगम का एरा, बेगम्स एरा। ठीक, क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे लड़के पैदा ही नहीं होंगे, लड़कियां पैदा होंगी 4 जनरेशन तक। ठीक है, और यहाँ पे भी जैसे अभी सिर्फ गौहर बेगम हुई है, अब इनका विवाह नजर मोहम्मद से करा दिए इनके, और ये प्लान किया जाएगा भाई कि क्या है,
कम से कम बेटा नहीं हुआ तो बेटी की शादी कराओ और दामाद नवाब बनेगा, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। क्या होता था, दामाद जल्दी मर जाते थे, ठीक है, मृत्यु हो जाती थी इनकी। तो अल्टीमेटली जो शासिका बनती थी वो कौन बनती थी, वो उन्हीं की बेटी ही बनती थी, है ना। नवाब कौन बनती थी, उनकी पुत्री ही बनती थी। यहाँ पे भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। अभी नजर मोहम्मद ऑब्वियसली आपको हेडिंग दिख रही है, क्योंकि जो नवाब डिक्लेयर हुए हैं वो नजर मोहम्मद अभी तो नवाब डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक ये नवाब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वजीर मोहम्मद खां का पुत्र जिसका विवाह किससे हुआ, गौहर बेगम, और गौहर बेगम को एक और नाम से जाना जाता है कुदसिया बेगम। हालांकि जब ये सत्ता शासन संभालने लग गई तब ये इस नाम का प्रयोग करने लग गई, नहीं तो अभी तक इनका नाम सिर्फ गौहर बेगम था, ठीक है। तो गौहर बेगम या कुदसिया बेगम मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना। तो ये किसका, वजीर मोहम्मद खां का पुत्र था और कुदसिया बेगम के क्या थे, पति थे, ठीक। इसने सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या कर लिया, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके टाइम पे हुआ है, इसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली जो कि क्या थी, एक सुरक्षा संधि थी। कौन सी संधि कर ली इसने, रायसेन की संधि कर ली 1818 में अंग्रेजों के साथ। सुरक्षा संधि जानते ही हैं आप लोग, अंग्रेजों की प्लानिंग होती थी कि किसी भी प्रकार से क्या कर ले, सुरक्षा संधि में सिग्नेचर करवा ले। उसके बाद क्या हो गई, पूरी तरीके से वो जो रियासत होती थी या वो राज्य हुआ वो उनके अंडर आ जाता था। क्यों, क्योंकि हर डिसीजन मेकिंग का जो अधिकार था वो अंग्रेजों के पास इस सुरक्षा संधि के तहत आ जाता था। और अगर आप सुरक्षा संधि के जो नियम कानून है फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब कि वो ये मानते थे कि आप विद्रोह कर रहे हो उनके खिलाफ, है ना, तो यानी आप युद्ध के लिए तैयार रहो, ठीक। तो इनके भी ऑब्वियसली कोई पुत्र नहीं हुआ, जैसा कि मैंने बोला 4 जनरेशन तक कोई बेटा पैदा ही नहीं होगा। तो इनकी एक पुत्री थी, ठीक है, इनकी भी एक पुत्री थी, उसका नाम था सिकंदर जहां बेगम, ठीक। तो यहाँ पे भी यही सोचा गया कि भाई पुत्र नहीं है पुत्री है, तो पुत्री का विवाह किससे करा दिया जाए, तो भतीजे से ये अपनी विवाह कराना चाहे कि भाई जो नेक्स्ट क्या है भतीजा है वो अब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नेक्स्ट नवाब, ठीक। क्यों क्यों, क्योंकि अब क्या है, पुत्र तो है नहीं, तो यही सोचा इन्होंने कि अगला क्या बन जाएगा, भतीजा नवाब बन जाएगा। अब इनके भतीजे में भी 2 भतीजा था, एक बड़ा भतीजा था, एक छोटा भतीजा था, ठीक है। तो जो बड़ा भतीजा था उसका नाम था मुनीर मोहम्मद। ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहा भी, गद्दी पे बैठा भी, शासन भी किया, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। लेकिन इसका जो छोटा भतीजा था इसका नाम था जहांगीर मोहम्मद खान। तो ये जो छोटा भतीजा था जहांगीर मोहम्मद खान, इन्हीं से इनकी बेटी पुत्री सिकंदर जहां बेगम का क्या हुआ, विवाह हुआ। तो भाई कॉन्सेप्ट तो अच्छा था कि क्या है बेटी का जो साम्राज्य है वो बेटी के पास ही रहेगा, और नवाब कौन बन जाएगा, नवाब भतीजा मोहम्मद खान, जहांगीर मोहम्मद खान बन जाएगा। यानी सब सिस्टम घर का घर में, वैसे ही भाई बहन वाला कोई मैटर यहाँ फंसता नहीं था, तो बढ़िया हो गया, ठीक है। तो ये क्या करा दिए, इनसे विवाह करा दिए, ठीक। अब ये जो भतीजा था जहांगीर मोहम्मद खान, इसने भी 1827 से लेकर 1844 तक शासन किया था। ये तो हम आगे बढ़ते बढ़ते नजर मोहम्मद के टाइम पे बता दिया हमने, लेकिन अभी नजर मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन सत्ता संभालेगा, गौहर बेगम। तो अभी तो गौहर बेगम का जो एरा है वो पढ़ना बाकी है, कुदसिया बेगम का एरा पढ़ना बाकी है। उसके बाद फिर ये तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्योंकि गौहर बेगम और नजर मोहम्मद की ही पुत्री कौन है, सिकंदर जहां बेगम, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या है, ओवरव्यू के लिए बताया जा रहा है कि आगे अब ये लोग आएंगे, क्योंकि नजर मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं तो भाई उनके आगे के वंशज के बारे में भी डिटेल मिल जा रही है, ठीक है। तो 1819 में क्या हो गया, नजर मोहम्मद खान की असमय मृत्यु हो गई, अचानक से मृत्यु हो गई, जिसके कारण भोपाल पॉलिटिकल एजेंट हेनले, अब यही लोग क्या है सब डिसाइड करते थे कौन मर गया तो अब किसको सत्ता दें, पूरा ब्रिटिशर्स के अंदर सहायक संधि के बाद तो यही होता है, अब वही डिसाइड करेंगे कौन क्या बनेगा। तो इन्होंने, हेनले ने कुदसिया बेगम को रियासत की संपूर्ण शक्तियां सौंप दी। तो अब कौन महारानी बन गई, या फिर क्या बोले कौन रूलर बन गया, कौन शासिका बन गई, तो कौन हो गई, कुदसिया बेगम या फिर गौहर बेगम, जो कि किसकी थी पत्नी, नजर मोहम्मद की पत्नी थी, ठीक, क्लियर। ये थोड़ा सा रिश्तेदारी याद रखना है, कंफ्यूजन हो गया तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना, तो ध्यान से सुनना है। तो
नवाब गौस मोहम्मद की पुत्री और नजर मोहम्मद खां की क्या थी, ये पत्नी थी। इनका रियल नेम क्या था, इनका रियल नेम था गौहर खान। ठीक, अब इन्होंने कार्य क्या क्या किए, तो ये जो आप बेगम्स का एरा पढ़ने वाले हैं, अब आप देखोगे इसमें हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। बेगम्स ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, स्थापत्य की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। तो सबसे पहले तो ये जब शासन करने के लिए गद्दी पे बैठी, इन्होंने पर्दा प्रथा को पूरी तरह से त्याग दिया, यानी ये जो बुरखा उर्खा पहनने वाला सिस्टम था पूरी तरह से खत्म कर दिया कि इसको फॉलो नहीं करना है। ठीक, भोपाल में जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए इन्होंने जर्मन से एक क्या बुलवाया, जर्मन इंजीनियर बुलवाया है ना, यहाँ की चीजों को देखने संभालने के लिए। नाम था इसका डेविड कुक। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन यानी पीने की पानी की व्यवस्था उचित हो, पानी टंकी का निर्माण वगैरह, ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था उचित हो। तो ये सारी चीजों के लिए इन्होंने एक क्या किया, हायर किया जर्मन इंजीनियर। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि कितना आसान है भाई, पीने के लिए पानी का टंकी है, तो ये सब क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। अब के लिए ये इजी हो गया, उस टाइम के लिए बड़ी बात थी सब कुछ ऐसी व्यवस्था करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंडर आएगा ये सारी चीजें, है ना, जो ये कर रही थी, करवा रही थी। ठीक है, गौहर महल, अब इन्होंने निर्माण क्या क्या करवाया, तो इन्होंने अपने नाम से ही एक महल का निर्माण करवाया, गौहर महल। इसके अलावा इन्होंने जो निर्माण करवाया वो जामा मस्जिद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों, गौहर महल और जामा मस्जिद याद रखना है दोनों को। महल के भोपाल के जो हज यात्री हैं, जो हज पे जा रहे हैं, उनके लिए मदीना में एक यात्रा गृह बनवाया। ठीक है, कि रुकने की व्यवस्था हो, जो यहाँ भोपाल से जाएं हज के लिए मदीना में, तो वहां पे भोपाल वाले रुक पाए, उसके लिए उन्होंने मदीना में क्या बनवा दिया, यात्रा गृह बनवा दिया। इन्होंने अपनी पुत्री सिकंदर जहां बेगम का विवाह बिल्कुल भतीजा कौन था नजर मोहम्मद का, जहांगीर मोहम्मद खान, उससे किया। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है अब जो है सत्ता किसके पास आएगी, जहांगीर मोहम्मद खान के पास आएगी। लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से लगी हुई थी कुदसिया बेगम, तो प्रभाव किसका होगा, कुदसिया बेगम का, जिस कारण इन दोनों के बीच में चीजें अच्छी नहीं हो गई। क्यों, क्योंकि अब जहांगीर को लग रहा है भाई मैं अपने तरीके से अपने तरह से चीजें कर ही नहीं पा रहा हूं, तो इनके बीच में क्या हो गई, थोड़ा सा विवाद हो गया। तो जिस कारण से फिर इन्होंने, किसने, गौहर बेगम ने 1837 में पूरी तरीके से ये महल की जिम्मेदारी, राजनीति, हर चीजों से संन्यास ले लिया और किसको सौंप दिया, सब कुछ जहांगीर मोहम्मद खान को सौंप दिया। ठीक है, जामा मस्जिद के बारे में खास बात क्या है, तो जामा मस्जिद जो है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है ना, कुदसिया बेगम ने ही बनवाया है, चारबाग पद्धति पे आधारित है, और इसकी तारीफ फ्रेंच यात्री रूजवेल्ट ने भी की थी, है ना, और भोपाल में आपको पता ही है। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगा, नेक्स्ट रूलर का जो हेडिंग बनेगा वो कौन बनेगा, जहांगीर मोहम्मद खां। लेकिन होगा क्या, वही कि जहांगीर मोहम्मद खां की असमय मृत्यु हो जाएगी और अल्टीमेटली सिकंदर जहां बेगम के हाथ में क्या आ जाएगी, सत्ता आ जाएगी। ठीक, तो जहांगीर मोहम्मद खां 27 से लेकर 44 तक का टाइम पीरियड था जहांगीर मोहम्मद खां का। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि कौन है ये, सारी रिश्तेदारियों में क्लैरिटी रखना है थोड़ा। नजर मोहम्मद खां का क्या था, भतीजा था और उसका दामाद भी था। ठीक, दोनों था, क्योंकि सिकंदर जहां बेगम का पति है। इन्होंने 1835 में सीहोर हाई स्कूल की स्थापना की, जो कि भोपाल का सबसे पुराना विद्यालय है। बुंदेला विद्रोह के समय इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इनकी मृत्यु 1844 में हो गई, 44 में। ठीक, फिर 1844 से 1847 तक इनकी जो पुत्री थी, यानी जहांगीर मोहम्मद खान की और किसकी, और सिकंदर जहां बेगम की, सिकंदर जहां बेगम की एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम शाहजहां बेगम था। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो किसको शासिका नियुक्त कर दिया गया, इनकी पुत्री शाहजहां बेगम का। लेकिन शाहजहां बहुत कम आयु की थी, 7 साल की थी सिर्फ उस टाइम। ठीक है, तो 3-4 साल भले इनको गद्दी में बैठाया गया,
लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसको हटा करके किसको दे बना दिया गया नवाब, सिकंदर जहां बेगम को ही नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट शासिका है वो कौन है, वो है सिकंदर जहां बेगम। ठीक, तो सिकंदर जहां बेगम, अब इनका टाइम पीरियड आ गया, शासन कर रही हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो शासन चल रहा है कुदसिया बेगम, कुदसिया बेगम के बाद अब सिकंदर जहां बेगम नवाब बन गई। ठीक, तो 1847 से लेकर के 1868 तक इन्होंने क्या किया, शासन संभाला है। तो कुदसिया बेगम की पुत्री एवं भोपाल रियासत की शासिका थी ये। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्हें भोपाल रियासत का वास्तविक संस्थापक कहा है, वास्तविक संस्थापक माना है। बहुत बड़ी बात है ना कि किसी वंश की स्थापना हो जाती है और उसके बाद आने वाले जनरेशन को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक, 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, सिकंदर जहां बेगम के टाइम पे ही हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी राजवंश या रियासत इस टाइम से गुजरेंगी तो जरूर याद रखना है कि 1857 की क्रांति में कौन था उस जगह का शासक, और फिर उसने साथ किसने दिया था, किसका दिया था। तो सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिशर्स को इन्होंने पूर्ण सहायता दी। फलतः जबलपुर में आयोजित भव्य दरबार में कैनिन ने इन्हें बैरसिया परगना दे दिया खुश होकर, क्योंकि इन्होंने साथ दिया था। ठीक है, 1864 में इन्होंने हज की यात्रा की। अब इन्होंने और क्या क्या चीजें कराई, जैसा कि मैंने बताया कि सारी बेगम्स ने बहुत अच्छा काम किया है ना। हम लोगों ने कुदसिया बेगम के सारे काम देख लिए, अब हम देखने वाले हैं किसके, सिकंदर जहां बेगम की काम कि उन्होंने क्या क्या किया। तो प्रशासनिक नियमों को लिपिबद्ध करवाया, लिपिबद्ध यानी लिखवाया, जो भी नियम कानून है उनको लिखवाया, कि भाई मुंह से बोल के नहीं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी पलट गए कभी कुछ और हो गया, हर चीजों को कायदे से लिखवाया इन्होंने। भोपाल में निजी कोष व टकसाल की स्थापना की, टकसाल यानी जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, उसकी स्थापना की। आधुनिक न्यायालयों की स्थापना कर न्यायिक सुदृढ़ीकरण किया। तो जो आजकल जो पैटर्न है न्यायालय का, इस तरह के न्यायालय की स्थापना करवाई इन्होंने। बुद्धिजीवी कुलीन वर्ग मजलिस ए शूरा की स्थापना की, कि भाई होशियार लोगों के लिए एक वो बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया होशियार समझदार लोगों को इकट्ठा करके, जिसको बोला गया मजलिस ए शूरा, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में सलाह दे सके, कुछ ऐसे कामों में उचित सलाह दे सके इनको। ठीक है, सीमा शुल्क कार्यालय की स्थापना की, रेगुलर स्कूल की स्थापना की, उसके अलावा स्कूल बनवाया जो रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं वैसे वाले स्कूल्स। ठीक है, तो शिक्षा में भी बहुत काम किया है इन्होंने। लाला किशन राम को न्यायालय एवं राजस्व विभाग का मंत्री बनाया। भोपाल में सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस की भी आगे चल के इन्होंने स्थापना की। ठीक, अब इनके कुछ स्थापत्य कला देख लेते हैं। तो इन्होंने 3 चीज बनवाया, क्या क्या बनवाया है, मोती मस्जिद, मोती महल और शौकत महल। तीनों याद रखना है, ये किसके स्थापत्य हैं तीनों, सिकंदर जहां के बेगम के क्या है स्थापत्य है, मोती मस्जिद, मोती महल और शौकत महल। इसके शासनकाल में भोपाल रियासत में अभूतपूर्ण प्रगति हुई, बहुत ज्यादा भोपाल रियासत आगे बढ़ा है, खूब विस्तार हुआ, धन दौलत के हिसाब से भी, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी, हर तरह से। ठीक है, इनके काल को इसीलिए भोपाल रियासत का क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है, स्वर्णिम युग बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, कि किसके, सिकंदर जहां बेगम के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक, भोपाल का। सिकंदर जहां बेगम के बाद कौन आते हैं, शाहजहां बेगम। ठीक है, कौन आती है, शाहजहां बेगम, जो कि क्या है, उनकी पुत्री है। पहले ही बताया था मैंने कि अब इनकी क्या है, पुत्री शासिका बनेंगी, पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि सिर्फ 7 साल की थी, इसीलिए सिर्फ थोड़े टाइम ये सत्ता शासन में संभाली। ठीक है, 47 से 68 तक रही टाइम पीरियड तक। ठीक है, लेकिन संभालती तो वैसे भी कौन था ये सब, सिकंदर जहां बेगम। तो सिकंदर जहां बेगम को ही डिक्लेयर कर दिया उसके बाद। ठीक है, जब सिकंदर जहां बेगम का टाइम पीरियड पूरे तरीके से खत्म हो गया है 68 से, तब ये प्रॉपर तरीके से दोबारा क्या बन के आती हैं, शासिका बन के आती हैं, नवाब बनकर आती हैं। कौन, नवाब शाहजहां बेगम। टाइम पीरियड 1868 से लेकर के 1901 तक का इनका टाइम पीरियड है। ठीक है,
तो ये सिकंदर बेगम की पुत्री एवं भोपाल रियासत की शासिका हैं। शुरुआत में आरंभ में अल्पवयस्क यानी सिर्फ 7 साल की थी, जो बात पहले भी किया हमने, होने के कारण 1847 से 1868 तक सिकंदर जहां बेगम ने सत्ता संभाली और ये शासिका थी। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे तरीके से क्या हो गई अब दोबारा शासिका बन के आई, पहले सिर्फ क्या थी, थोड़े टाइम के लिए बनी थी, है ना। अब इन्होंने 2 विवाह किया। किससे किससे? पहला विवाह किया इन्होंने बाकी मोहम्मद खां से। क्या हुआ? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है, इनके पति बनने पे मर जा रहे हैं, है ना। तो यही हुआ कि जैसे शादी हुई उसके बाद 1855 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। यानी जब इनको सत्ता नहीं मिली थी उससे पहले इनकी पति की मृत्यु हो चुकी थी। फिर इन्होंने दूसरी शादी की सैयद सिद्दीकी हसन से, जो कि क्या थे, एक मौलवी थे। लेकिन यहाँ पे कोई सत्ता का नहीं था कि सैयद हसन सिद्दीकी को कोई सत्ता दी जाए, वो क्लियर था, पता था कि सत्ता शासन किसको संभालना है, नवाब शाहजहां बेगम को। ठीक, चलिए अब इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, इन्होंने क्या क्या बनवाया है, क्या क्या चीजें की हैं, वो देखते हैं। तो सिंह ए कहोरी नामक एक विभाग बनाया इन्होंने, जो कि क्या करते थे, भोपाल और उसके आसपास एरिया में जरूरतमंदों को क्या बांटते थे, अनाज बांटते थे। जिनको आवश्यकता है उनको क्या बांटते थे, अनाज बांटते थे। ठीक है, शाहजहानी घाट का निर्माण कराया, इसके अलावा शाहजहानी पुल का भी निर्माण कराया इन्होंने। ठीक है, शाहजहानी सिक्का कॉइन भी चलाया। ठीक, शाहजहानी प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की, सब अपने नाम पे किया इन्होंने। तो बढ़िया है, अपने नाम पे किया है तो याद करने के लिए फैक्ट की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? जैसे ही शाहजहानी आया नाम, घाट आया, सिक्का आया, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो किसने स्थापना की, शाहजहां बेगम ने किया। आंसर राइटिंग में भी फटाफट लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने विक्टोरिया स्कूल एवं मदरसा ए बिलकसिया की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों के लिए 2 अलग अलग अस्पताल इन्होंने स्थापित कराई, पुरुषों के लिए अलग अस्पताल और महिलाओं के लिए अलग अस्पताल। तो पुरुषों के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स, जबकि महिलाओं के लिए लैंसडाउन नाम के आधुनिक अस्पताल बनवाए इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भोपाल का मानचित्रण भी करवाया, मतलब मैपिंग कराई पूरे भोपाल की कि कहाँ पे किधर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तांजीमान ए शाहजहानी नाम से इन्होंने एक न्यायिक विभाग की भी स्थापना की। ठीक, ताज उल मस्जिद और लाल कोठी, ये 2 भवनों का निर्माण करवाया इन्होंने शाहजहां बेगम ने। ठीक है, इसके अलावा गौहर ए इकबाल नामक उर्दू ग्रंथ लिखा, स्वयं लिखा है ना, गौहर ए इकबाल, ये इनकी क्या है, रचना है शाहजहां बेगम की। ठीक, इसके बाद आती है, नेक्स्ट है सुल्तान जहां बेगम। तो क्लियरली शाहजहां बेगम की पुत्री थी सुल्तान जहां बेगम। ठीक, टाइम पीरियड क्या है इनका, तो 1901 से लेकर के 1926 तक का टाइम पीरियड है। अब यहाँ से ये रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अब नवाब जो सुल्तान जहां बेगम है, इनको पुत्र की प्राप्ति हो गई है ना, जो कि अब तक नहीं हो रही थी किसी को। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रिकॉर्ड टूटेगा तो फिर भारत का विलय, रियासतों का भारत में विलय भी हो रहा है, क्योंकि 26 तक तो यही पे ही है और 47 में हमको स्वतंत्रता मिल गई। तो ज्यादा से ज्यादा कौन बनेगा, एक और सुल्तान बनेगा, यानी इनके पुत्र एक और नवाब बनेंगे, और उसके बाद तो भारत में रियासत का विलय हो ही जाएगा, है ना। तो शाहजहां बेगम की पुत्री एवं भोपाल रियासत की शासिका थी सुल्तान जहां बेगम। इनका नाम और किस नाम से जानी जाती है ये, तो कै खुसरो बेगम के नाम से जानी जाती है, और सरकार अम्मा के नाम से भी फेमस है ये। जो इनका लोकप्रिय नाम था, जनता के बीच में फेमस नाम था, वो था सरकार अम्मा। ठीक, इनके समय से ही भोपाल रियासत में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है, कि अब ऐसी चीजें होने लग गई कि जो क्या है, आधुनिक युग की ओर इंडिकेट कर रही है। ठीक है, शाहजहां बेगम की ठीक है, ठीक है, ये 2 लाइन तो वही रिपीट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी दफ्तर ए नंजीर नाम का क्या है, लेखा जोखा विभाग बनाया। लेखा जोखा यानी एक अकाउंट्स विभाग बनाया इन्होंने। ठीक है, जहां पे किसका काम हो रहा है, अकाउंट्स का काम हो रहा है। ठीक है, कौन सा विभाग, दफ्तर ए
नंजीर, ठीक है। इसके अलावा सैनिकों हेतु सैन्य वर्दी, अब इन्होंने क्या कंपलसरी कर दिया कि भाई जितने भी लोग मिलिट्री में हैं हमारे, वो सब एक सा कपड़ा पहन के आएंगे, वर्दी पहन के आएंगे, ठीक है। उस वर्दी का नाम रखा सुख वर्दी, ठीक है। तो सैनिकों के लिए, सैन्य भर्ती के लिए इन्होंने सुख वर्दी अनिवार्य कर दिया सबके लिए, ठीक है। और यूनानी चिकित्सालय की भी स्थापना की। तो ये हो गए किसके बारे में, इनके जो कौन कैसे कार्य हो गए, इनके जो सामाजिक कार्य हो गए और उससे रिलेटेड काम हो गए, ठीक, प्रशासन से रिलेटेड। अब इनका देखेंगे शिक्षा से रिलेटेड काम क्या किया इन्होंने, ठीक। तो ये खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मुस्लिम विश्वविद्यालय की क्या थी, प्रथम चांसलर बनी थी ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमीदिया पुस्तकालय का निर्माण करवाया इन्होंने। इसके अलावा सुल्तानिया कन्या विद्यालय की स्थापना करवाई इन्होंने, ठीक। अब औद्योगिक विकास में इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने भोपाल आटा चक्की मिल, सूती कपड़ा मिल की स्थापना की। इक्शावर में शक्कर कारखाने की भी स्थापना की इन्होंने। ये औद्योगिक विकास था भोपाल के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है। अब इनके टाइम पे और क्या क्या चीजें हैं तो वो देखते हैं। तो 1904 में इन्होंने खुद तो मक्का की यात्रा की। यहाँ पे किसने किसने यात्रा की इनके टाइम पीरियड में, तो 1909 में वायसराय मिंटो का भोपाल आगमन हुआ था। एक्सक्यूज मी, चलिए। तो 1911 में फिर दिल्ली दरबार में भी इन्होंने पार्ट लिया था, भागीदारी की थी, ठीक। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भोपाल आए थे इन्हीं के टाइम पीरियड पे। शैक्षणिक विकास के कारण इनके समय को भोपाल को बगदाद उल हिंद कहा जाता था। इतना बढ़िया शैक्षणिक विकास हुआ था, स्कूल खुले थे, कॉलेजेस खुले थे, है ना। इसीलिए क्या इनके टाइम पीरियड को भोपाल क्या कहा गया, भोपाल को कहा गया बगदाद उल हिंद, ठीक। अब चलते हैं आखिरी शासक नवाब हमीदुल्ला खान। तो सुल्तान जहां बेगम को पुत्र हुए, पहले ही बताया मैंने, हमीदुल्ला खान जिनका नाम रखा गया। टाइम पीरियड क्या था इनके शासन का, तो टाइम पीरियड था 1926 से लेकर के 1949 तक का। अभी सोचेंगे 49 तक का कैसे, 1947 में तो भारत आजाद हो गया था, रियासतों का विलय हो जाना चाहिए। तो आप सभी को पता है हमीदुल्ला खां अपने रियासत के विलय के लिए रेडी नहीं थे शुरुआत में, है ना, क्योंकि सबके पास 3 ऑप्शंस थे। कौन कौन सा, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो भारत में मिल जाओ, या तो स्वतंत्र राज्य रखो। अब ये तो भारत के एकदम बीचों बीच थे, तो अब इनके पास पाकिस्तान से मिलने का ऑप्शन तो था नहीं, सिर्फ ये हिंदुस्तान में मिल सकते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहता हूँ, स्वतंत्र राज्य रखूंगा। अब ये शासक जरूर मुस्लिम थे, इनका इन्फ्लुएंस भी और इनका इंटरेस्ट भी थोड़ा पाकिस्तान के साइड था, वहां से कनेक्शंस भी इनके अच्छे थे। लेकिन जो जनता थी यहाँ की वो मैक्सिमम हिंदू थी। तो जनता चाहती थी कि क्या हो जाए, विलय हो जाए किसका, भोपाल का भारत में। लेकिन ये उस चीज के लिए रेडी नहीं थे, ठीक। फिर आगे चल के इनके ऊपर काफी प्रेशर बनाया गया, काफी चीजें हुई, उसके बाद फाइनली जाके इसका विलय कहाँ पे हुआ, भारत में हुआ, ठीक है, भोपाल का। तो बेगम सुल्तान जहां के पुत्र थे, उत्तराधिकारी, और पोलो के इंटरनेशनल प्लेयर भी थे ये नवाब हमीदुल्ला खां। बेगम ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया एवं 1926 में इन्होंने इनके पक्ष में यानी इनके लिए गद्दी छोड़ दी। इनके समय की प्रमुख घटनाएं कि इनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई, तो ये चैम्बर ऑफ प्रिंस के स्थायी समिति के सदस्य रहे। इसके अलावा इन्होंने मिंटो हॉल में अहमदिया आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, इंटर कॉलेज की क्या कराई, स्थापना कराई। 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। तो फाइनली जाकर के विलय कब हुआ, 1 जून 1949 को विलय हुआ था। कैसे हुआ था, बड़ा मुश्किल हो गया था, है ना, ये तैयार हो नहीं रहे थे, और जनता जो थी वो सभी हिंदू थी, सब चाहती थी कि भारत में विलय हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्या कर दिया जनता ने, विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ, है ना। तो बड़ी अव्यवस्था फैल गई, तो सैन्य मिलिट्री वगैरह भेजा गया अव्यवस्था को कम करने के लिए।
इनको समझाने के लिए वीपी मेमन को भेजा गया। उसके बाद स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्वॉल्व हुए और उसके बाद इन पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया गया और इनसे फिर विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा लिया गया, साइन करवा लिया गया 1 जून 1949 को, जो इनको करने का कतई मन नहीं था, है ना। इनको था कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके ये रहे। ठीक, तो ये हो गए सारे भोपाल राज्य के शासक। ठीक, तो अब ऑब्वियसली अगर भारत में विलय हो गया है रियासत का, तो अभी यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। जनरेशन तो अभी तक चल रही है, आप लोगों को पता है सैफ अली खान इसी जनरेशन से संबंधित है ना, जो एक्टर हैं, फिल्म एक्टर, मतलब इन्हीं की पीढ़ियों की आगे की पीढ़ी है वो। ठीक, चलिए तो भोपाल रियासत में आते हैं, इनके स्थापत्य की बात करते हैं, तो सारा हम यहाँ पे एक साथ देख लेंगे कि भाई किसके टाइम पे किस चीज की स्थापना हुई है। कुछ कुछ तो शासकों के साथ ही हम लोग वहां पे साथ साथ देख लिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नए मिलेंगे और कुछ वही वाले रिपीट। तो फतेहगढ़ का किला निर्माण करवाया दोस्त मोहम्मद खान ने। 2.5 सीढ़ी मस्जिद बताया था मैंने, किसने करवाया? दोस्त मोहम्मद खान ने ही करवाया। और ये क्या थी? भोपाल की प्रथम मस्जिद थी 2.5 सीढ़ी मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया। गौहर महल का निर्माण भी किसने? कुदसिया बेगम ने करवाया, अपने नाम पे ही कराया था गौहर बेगम ने। मोती मस्जिद सिकंदर जहां बेगम, मोती महल सिकंदर जहां बेगम, शौकत महल सिकंदर जहां बेगम, तीनों एक साथ वहां पे आपने स्थापत्य में लिखा है। उसके बाद नूरबाग मस्जिद जहांगीर मोहम्मद ने बनवाया। जहांगीराबाद जहांगीर मोहम्मद ने कराया, ठीक है। ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया। उसके अलावा लाल कोठी महल शाहजहां बेगम, शाहजहानी पुल शाहजहां बेगम, भोपाल का ताजमहल शाहजहां बेगम, ठीक है। उसके अलावा सोफिया कॉलेज कैसर सुल्तानी महल में है, जो इसने किसने निर्माण करवाया? सुल्तान जहां बेगम ने कराया था। अहमदाबाद महल सुल्तान जहां बेगम। नूर उस सबा महल, इसका निर्माण भी किसने करवाया? सुल्तान जहां बेगम ने कराया। ठीक, अब भोपाल रियासत में साहित्य देख लेते हैं कि भाई साहित्य का क्या सीन था। तो इस काल में साहित्य विशेषतः उर्दू साहित्य थे, है ना। जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उर्दू में। किसने किसने क्या लिखा वो देख लेते हैं। दीवान ए इल्हा, इस टाइम पे जो लिखे गए सारे रचनाएं हैं। दीवान ए इल्हा, ताजुल कमाल, दीवान ए शिरीन, सिद्दीकी उल बयान। इसके अलावा खुद शाहजहां बेगम ने ताजुल इकबाल, गौहर ए इकबाल लिखा था। ये उनके टाइम पीरियड पे भी हमने साथ में पढ़ा था। सुल्तान जहां बेगम ने भी लिखा था हयात ए बाकी और हयात ए कुर्सी। तो ये दो रचनाएं किसकी हैं? सुल्तान जहां बेगम की हैं। रचनाएं याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा एक मार्केट, ये खास है कुछ, इसलिए आखिरी में बता रही हूँ, वैसे सभी चीजें हो गई हैं कवर। अब ये मार्केट खास मार्केट था, परवीन मार्केट, ठीक है। परवीन मार्केट था जो शाहजहां बेगम ने स्पेशली औरतों के लिए ये मार्केट बनवाया था, बाजार बनवाया था, ठीक है। तो भोपाल में शाहजहां बेगम द्वारा महिलाओं हेतु निर्मित बाजार, यह मूलतः मखमल और चिकने कपड़ों का बाजार था। तो क्यों फेमस था ये? मखमल और चिकने कपड़ों के लिए फेमस था ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक मार्केट था, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी था कि भाई परवीन बाजार नाम का एक अलग से बाजार बना दिया गया था, ठीक। तो ये आपने पूरा क्या पढ़ा? आपने पढ़ा भोपाल रियासत, जिसमें आपने पहले राजा से लेकर के, पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खान से लेकर के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान तक पूरी चीजें पढ़ी। बीच में क्वींस एरा भी पढ़ा, ठीक है। ये सबसे क्या था? महत्वपूर्ण एरा था भोपाल के लिए, जिसमें भोपाल का मैक्सिमम विकास हुआ है हर क्षेत्र में, ठीक है, जब ये एक महिलाएं शासिकाएं रही हैं, है ना। इसीलिए फेमस है बहुत ज्यादा भोपाल रियासत। किनके लिए, किनके कारण? इन महिलाओं के ही कारण, ठीक है, इन बेगमों के कारण, इन बेगमों के एरा के कारण, ठीक। चलिए, तो ये हो गया भोपाल रियासत। अब दोबारा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। कोई ऐसे ही रैंडम टॉपिक होगा जिसमें हम लोग क्या है, पूरा टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जोड़ लीजिए।